हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा पार्ट रहता था जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके कुछ एमसीक्यूज कवर करते हैं, जिससे ये टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं डेफर्ड टैक्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हम दो तरीके से अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग इनकम, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हमने जो जो आइटम्स थे उनको, कुछ को हमने इनकम कहा, कुछ को एक्सपेंडिचर कहा, और ऐसे करके हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। अब कुछ हमारे क्या है, टैक्सेबल इनकम इनकम कैलकुलेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं हम? टैक्स लॉ के थ्रू। टैक्सेशन जो एक्ट है हमारा 1961, उसके अंदर टैक्सेशन लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने इनकम कैलकुलेट की है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू टैक्स लॉ के थ्रू जो हमने इनकम कंपेयर वो कैलकुलेट की है वो कम हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही होगी? ज्यादा बन रही होगी। लेकिन टैक्स लॉज के थ्रू हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, हो सकता है कम बन रही होगी। ऐसे ही हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट की है वो हो सकता है हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कम बन रही हो। कम टैक्सेबल इनकम होगी तो टैक्स भी कम बनेगा। और हो सकता है अकाउंटिंग लॉ के थ्रू जो हमने जो टैक्सेशन लॉ के थ्रू जो हमने इनकम कैलकुलेट की है वो हमारी ज्यादा बन रही हो। अगर ज्यादा बन रही है तो हमें टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी इनकम कैलकुलेट की और टैक्स लॉज के थ्रू हमने अपनी इनकम कैलकुलेट की, और उन दोनों के थ्रू जो इनकम कैलकुलेट की उसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड टैक्स कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसे समझो कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड आ गए। एक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेथड के थ्रू हमने क्या किया, अपनी इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, और दूसरा हमने टैक्सेशन लॉ के थ्रू अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, और दोनों के अकॉर्डिंग हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही होगी? अलग अलग बन रही होगी। किसी के अकॉर्डिंग ज्यादा बन रही होगी, किसी के अकॉर्डिंग कम बन रही होगी। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारी टैक्स लायबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस आया वही क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स कहलाएगा। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? स्थगित। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? स्थगित। अब ऐसे समझो, एक और एग्जांपल लेता हूं फिर यहां पर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझो कि भाई डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन मैंने टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इस साल ज्यादा, यानी कि मान लो 1 लाख रुपए अपनी टैक्स बुक के अंदर 1 लाख रुपए शो कर दिया। लेकिन अकाउंटिंग बुक के अंदर मैंने कितना शो किया? 60,000 डेप्रिसिएशन शो किया। तो अब अगर मैंने टैक्स बुक के अकॉर्डिंग मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाया है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही होगी। ठीक है, और अकाउंटिंग बुक के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन कम दिखाया है तो मेरी इनकम ज्यादा बच रही होगी, तो ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होने की वजह से दोनों के अकॉर्डिंग जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो अलग अलग बनेगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वही मेरा क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स कहलाएगा। तो डेफर्ड टैक्स से हमारे अलग अलग अकाउंटिंग के मेथड्स, कैलकुलेटिंग के मेथड्स यूज करने की वजह से भी क्रिएट होता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने देखो टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा वही तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब किसी साल में मैंने ज्यादा मान लिया है तो किसी दूसरे साल में वो कम भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आगे चलकर क्या हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है। तो आइए मीनिंग समझते हैं। डेफर्ड टैक्स इज ए डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दैट अराइजेज बिकॉज, क्यों अराइज होता है?
because some income and expenditure are recorded in different period in accounts and tax book. जो टेक्स्ट बुक है और जो हमारी अकाउंटिंग बुक है उनमें कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर अलग अलग समय पर क्या होते हैं, अलग अलग समय पर वो शो किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। इसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी को डेफर्ड टैक्स कहा जाता है। अब जो टैक्स डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा वो क्या कर सकता है, या तो हमारे लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा या डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेगा, या डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेगा। अगर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट की है तो फ्यूचर की टैक्स सेविंग होगी। डेफर्ड टैक्स एसेट कब होगी कि अभी मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, ठीक है, अभी मैं ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं अब कम टैक्स पे कर रहा हूं, फ्यूचर में मेरे ऊपर ज्यादा लायबिलिटी है, तो क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। तो कुल मिलाकर आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से बता देता हूं, अकाउंटिंग बुक के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इनकम हमारी और टैक्स बुक के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम हमारी, दोनों हमने कैलकुलेट की, दोनों की वैल्यू अलग अलग आई। जब दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी तो उनके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उनकी भी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी। अब यही जो टैक्स के बीच में जो डिफरेंस आया, दोनों टैक्सेस के बीच में डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। इसके डेफर्ड टैक्स राइज होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ आइटम्स, कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर हम अलग अलग टाइम पर क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं, टैक्स के अंदर शो करते हैं, इस वजह से वो क्रिएट हो सकता है। तो जब भी डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा, या तो वो एसेट की फॉर्म में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा। डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब क्या है कि आपने एडवांस में ज्यादा टैक्स पे कर दिया, फ्यूचर में कम पे करना है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, अपने रिसेंट में, अब करंट में कम टैक्स पे किया है, फ्यूचर में आपकी लायबिलिटीज ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट नेचर का होता है, दूसरा टाइमिंग डिफरेंस होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है। तो जो परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं, परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं उसको समझिए क्या होते हैं, कि जो आगे फ्यूचर में एडजस्ट नहीं होंगे, जो फ्यूचर में एडजस्ट नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, परमानेंट डिफरेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम मैंने कैलकुलेट की, तो उस टाइम पर मैंने जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर क्या कर लिया, शामिल कर लिया, ठीक है, अपनी इनकम मान लिया, टैक्सेबल इनकम मान लिया। तो अगर मान लिया है तो मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, ज्यादा क्रिएट होगी। लेकिन टैक्सेबल इनकम के अंदर जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता है, वो हमेशा डिडक्शन होती है। तो अब क्या होगा, ये फ्यूचर में तो एडजस्ट नहीं होगी, यहां पर आपके ऊपर कोई टैक्स बनता ही नहीं है, तो और यहां पर आपने इसको टैक्स बना दिया था, तो ये परमानेंट डिफरेंस बना रहेगा, क्योंकि ये आगे चलकर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब कुछ पेनल्टीज जो हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर डिफरेंट पेनल्टीज लगाई, तो आपने अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर उसको एक्सपेंस के अंदर शो कर दिया। एक्सपेंस के अंदर शो करने की वजह से आपकी जो टोटल इनकम है वो कम हो गई, वो कम होने की वजह से आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई। लेकिन जब टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट की टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट ने कहा जो पेनल्टीज और फाइन्स हैं इनको एक्सपेंस नहीं माना जाता है, तो ये डिडक्ट नहीं होंगे आपकी इनकम से। ये डिडक्ट नहीं होंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी, ज्यादा बनेगी। अब टैक्सेबल इनकम ज्यादा बन गई, उधर आपने कम बनाई थी, तो ये एडजस्ट नहीं होंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस बनेगा दोनों के अंदर, ये परमानेंट डिफरेंस बना रहेगा। तो मैंने दो एग्जांपल दिए हैं आपको परमानेंट डिफरेंसेस के। उसके बाद है टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपने एक साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लिया, तो अगले साल में आपको कम करना पड़ेगा। तो इस साल में अगर आपको टैक्स की सेविंग हो गई है क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा शो कर दिया, तो अगले साल आपकी इनकम क्या होगी, कम होगी, अगले साल जाकर वो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा।
तो इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन डिफरेंट पीरियड इन बुक्स एंड टैक्स, दीज रिवर्स लेटर एंड क्रिएट द डेफर्ड टैक्स। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन हायर इन टेक्स्ट बुक एंड लोअर इन अकाउंट। टेक्स्ट बुक के अंदर हायर शो कर दिया आपने, जब आपने हायर शो किया टैक्स डेप्रिसिएशन तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम बन गया, टैक्स कम बन गया, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर क्या था, ज्यादा था। एग्जाम्पल लेते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कि आपके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट होगी। कंपनी चार्ज द डेप्रिसिएशन 1 लाख इन टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर हमने जो डेप्रिसिएशन है वो लगा दिया 1 लाख रुपए का, जबकि 60,000 इन अकाउंट्स, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर हमारा क्या है 60,000 ही मेंशन है। अब हमने 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन शो कर दिया हमने टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से हमारे ऊपर टैक्स अब प्रेजेंट में क्या होगा, कम क्रिएट होगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स विल बी हायर लेटर, लेकिन आगे आने वाले वर्षों के अंदर हमें ये एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, आगे आने वाले वर्षों के अंदर हमें क्या होगा, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई। उसके बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो प्रोविजंस फॉर द डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, उनसे पैसा आना है, लेकिन हमें लगता है कि उनसे पैसा हम पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हमारा पैसा फंस जाए, तो हम कुछ प्रोविजंस बना देते हैं साइड में कि इन प्रोविजंस से हम इमरजेंसी में पैसा निकाल लेंगे, अगर सामने वाली पार्टी ने हमें पे नहीं किया उसको लॉस मानकर इन प्रोविजंस को यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिसअलाउड दिस ईयर, लेकिन टैक्स लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोविजंस ऐड नहीं करने हैं। प्रोविजंस क्या हो गया, आपकी इनकम को कम कर देंगे ना। प्रोविजंस अगर आपने बनाए डाउटफुल डेट्स के लिए तो आपकी वो इनकम कम कर रहे होंगे, इनकम कम करेंगे तो क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी भी कम क्रिएट होगी। तो लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इस साल आपको प्रोविजंस क्रिएट करने ही नहीं है डाउटफुल डेट्स के, अगर क्रिएट नहीं करने होंगे तो टैक्सेबल इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा टैक्स इस साल पे करना पड़ेगा। लेकिन कहा कि अगले साल आप क्रिएट कर सकते हो, तो अगले साल आपकी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। तो मोर टैक्सेबल इनकम नाउ, मोर टैक्स पेड नाउ, और फ्यूचर के अंदर क्या होगी, रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि फ्यूचर में आपको अलाउ किया होगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाएगा। अब काम की बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो नीचे लिखा है कि अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को क्या शो करना चाहिए, दोनों को ही नॉन करंट शो करना चाहिए। इसको नॉन करंट एसेट कहेंगे और इसको नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज करंट आइटम्स, इनको नॉन करंट आइटम के तौर पर शो करना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। What is the key reason for the difference between the taxable income and accounting income? Taxable income और accounting income के बीच में difference क्या है? Use of different calculation methods under tax law and accounting policies. Accounting policies के अंदर हम अलग मेथड यूज कर रहे हैं और टैक्सेशन लॉ के अंदर हम अलग मेथड यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। Which of the following is the correct example of permanent differences? तो permanent differences का एग्जाम्पल क्या होगा, disallow the expenditure under tax law। जैसे कोई पेनल्टी है, ठीक है, और किसी टाइप की पेनल्टी है, डोनेशन है, उसको क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया है, जबकि आप उसको एक्सपेंडिचर मानकर बैठे थे, तो वो क्या होगा, परमानेंट डिफरेंस क्रिएट कर देगा। what is the timing difference in the context of the deferred tax? ठीक है, जो आगे जाकर आपका एडजस्ट हो जाता है, ए डिफरेंस दैट रिवर्स इन सबसिक्वेंट पीरियड, आगे जाकर जो एडजस्ट हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, टाइमिंग डिफरेंस कहेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन इसका एग्जांपल था। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है टाइमिंग डिफरेंस का? रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, या तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ शुड डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी इज क्लासिफाइड? तो अभी हमने डिस्कस किया था
एज नॉन करंट एसेट एंड लायबिलिटी, इसको हमें क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 29 था कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस डे।